और आज के क्लास में बेटा जो पहला पार्ट होगा अपना वो रहेगा कि जिसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन वाली सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार के एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स में हमने पढ़े। ठीक है, पहला एक्सेलरेशन कौन सा है बेटा? यस, पहला होता है जहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा जो होता है बेटा जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी एक तो इंक्रीज होती है नहीं तो डिक्रीज होती है। दिस टू टाइप्स ऑफ कंसेप्ट वी हैव सीन अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, उसमें फिर बेटा हम लगा सकते हैं काइनेमेटिक्स के इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए। तो दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इन वन केस, जहां पे बेटा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इतना अपने को ऑलरेडी पता है। So we can apply this equation only the situation when acceleration क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सबको समझ में आ गया? अब बेटा आज हम क्या करेंगे, जो पहला अटेम्प्ट है उसमें वी आर गोइंग टू वेरी द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करने वाले, वेरी करने वाले। एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट इन दिस केस, एक्सेलरेशन विल गोइंग टू वेरी विद द टाइम। अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ। एक तो टाइम के साथ वेरी होगा, एक तो मतलब पोजीशन के साथ वेरी होगा, या फिर वेलोसिटी के साथ भी हो सकता है। मतलब एक्सेलरेशन कहने का मतलब है पहले केस में कांस्टेंट रहने वाला नहीं है, और फिर वो केस में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम देखेंगे बेटा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, देखो टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है काय पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन a एज अ फंक्शन ऑफ t वेयर लैम्बडा इज पॉजिटिव कांस्टेंट। कोई भी एक कांस्टेंट है लैम्बडा, हमें उसका कोई लोड नहीं है। ठीक है, उसने क्या पूछा, इट्स वेलोसिटी एट टाइम t एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। व्हाट डज इट मीन? हमें एक्सेलरेशन दिया है और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो हाउ वी कैन गो फॉर इट, द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम इसको अप्रोच कैसा कर सकते हैं, ये पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो बेटा यहाँ पे काय का फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन। क्लियर? अब आपने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के कोई फॉर्मूले पढ़ेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी दैट यू माइट हैव स्टडीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं, बराबर है? यस और नो? और उसके बाद हमने देखा है a इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आपको पता है। यस और नो? तीसरी बात, कैन एनीबॉडी टेल मी अ फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन जो पोजीशन के साथ वेरी होता है? पोजीशन मतलब x के हिसाब से। हाँ यस, ये a इक्वल टू v टाइम्स dv बाय dx, याद है क्या बेटा? हाँ, ये फॉर्मूले आपको पता चाहिए। मतलब सर वेलोसिटी यहाँ पे टाइम के साथ वेरी हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी हो रहा है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ वेरी हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर हो गया? अब आपको क्या करना होगा बेटा, ऐसे केसेस में एक तो ऐसा ये जो फॉर्मूले है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना होगा। मतलब ये जो फॉर्मूले वो डेरिवेटिव वाले हैं, उसका एंटी डेरिवेटिव लेके हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। कोई भी केस में आपको देखना है। मतलब कैसे करेंगे सर? तो क्या तुमको ये दिख रहा है बेटा, a इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी, दिख रहा है सबको a इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी? चलो तो अगर a इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी है तो एक्सेलरेशन को टाइम के फॉर्म में क्या लिख सकते बताओ? यस, कैन वी राइट dv by dt ऑल ऑफ यू? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम दैट इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू टी। क्लियर हो गया? तो अब बेटा dv इक्वल टू क्या होगा सर? वो होगा लैम्बडा टी dt। क्या ये क्लियर हो गया बेटा? यस और नो? अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या तुमको दिखेगा, dv t, ये दोनों, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, dv, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, dt, स्मॉल v एंड स्मॉल t। तो व्हेन वी इंटीग्रेट वी विल गोइंग टू गेट द आंसर। ठीक है,
तो पार्टिकल यहाँ पे देखो, अभी आपको जब ये क्वेश्चन ऐसा दिया है तब आपको चेक करना है कि इज देयर एनी इनिशियल कंडीशंस गिवन, कोई शुरुआत की कंडीशन आपको दी है क्या, पहले ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन तो इतना ही है, पार्टिकल स्टार्ट मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एक्सीलरेशन वेयर लैम्डा इज कांस्टेंट, बाकी कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। तो वी कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम इनिशियल वैल्यूज टू द फाइनल वैल्यूज, और फिर उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन इंटीग्रेट इट, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेट्स टेक वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू v, और तब टाइम कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक, इनिशियल पोजीशंस। अगर बेटा ये पोजीशंस दी है तो आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से वैल्यू डालनी पड़ेगी। सगळ्यांना समझलं, ठीक है। तो आता इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, v, यस, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी इज v। क्लियर हो गया। लैम्बडा बेटा बाहर निकलेगा, t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, क्या होगा बेटा, टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे आएगी लोअर लिमिट है अपर लिमिट, सो v इक्वल टू क्या आएगा, लैम्बडा बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। ये पहला मेरे को वेलोसिटी का आंसर मिल गया, v इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। बताओ समझा क्या आपको, इज देयर एनी डाउट टू एनी ऑफ द स्टूडेंट, समझ में आ गया। मतलब बेटा देखो, जब आपको ये डिपेंडेंसी वाले एक्सीलरेशन डिपेंडेंट क्वेश्चन दे दिए तब आपको फॉर्मूले में वैल्यू डाल के इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और तब आंसर निकालना है। क्लियर, ठीक है। अब अगर बेटा मेरे पास ऐसी वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, क्या का वेलोसिटी, और अब तीसरा वो क्या दूसरा क्या पूछता है, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे, यस। अब आप मुझे बताओ, क्या तुमको ये पता है बेटा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt होता है, यस और नो, ठीक है। तो कैन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर अगेन, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड का आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा dx by dt दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब t को वापस उधर भेज दो, तो हमारे पास पोजीशन क्या आएगी, dx इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 टी स्क्वायर dt। बस दोनों साइड में और क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो बेटा। लेट्स टेक 0 से लेके x तक बेटा, 0 से लेके t तक, तो dx का इंटीग्रेशन x, लैम्बडा बाय 2 कांस्टेंट निकलेगा, t स्क्वायर का क्या होगा, t क्यूब बाय 3, क्या होगा बेटा, t क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन वैल्यू फ्रॉम 0 टू t, ठीक है। तो व्हाट इज द आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही आएगा बेटा, और हमारे पास आंसर आ गया लैम्बडा x इक्वल टू लैम्बडा t क्यूब बाय 6। ये आ गया मेरा सेकंड का आंसर, और ये आ गया बेटा मेरा फर्स्ट का आंसर। क्या ये सबको क्लियर हो गया। तो ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम को देखना है बेटा, किसके साथ ये वेरी हो रहा है, और जिसके साथ भी वेरी हो रहा है उसके हिसाब से बेटा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। क्लियर, ठीक है, चलो लिख लो इसको। पहला ये क्वेश्चन जिसमें काय के साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ, ठीक है, इट इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बड़बड़ नहीं, तो ये कौन से कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वेरिएबल है। एंड सर हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्यों नहीं लगाए यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट रहता तो हम क्या लगाते, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाते, ठीक है।
बेटा आपको अप्रोच लिखना है, क्वेश्चंस लगे तो मैं आपको भेज दूंगा अपने ग्रुप पे, ठीक है। सिर्फ अप्रोच लिखना है कि कैसे हुआ, क्योंकि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम देन। पहले का अप्रोच ऐसा है, दूसरे का ऐसा है, ऐसा आप लिख लो। जल्दी। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, कोई बड़ी उसमें बात नहीं थी बेटा, ठीक है। म्हणजे कसं बेटा, म्हणजे हे लिमिट न टाकता? म्हणजे मला नाही समजत आहे. कोणता फॉर्म्युला? तर बेटा हेच तर केलं मग आपण. हे काय आहे, हे काय आहे, हे लॅमडा टी म्हणजे हेच आहे ना. तुझं असं म्हणणं आहे की वी शुड गो फॉर व्ही इक्वल टू इंटिग्रेशन ए इंटू डी टी आहे, बरोबर आहे? हे म्हणणं बरोबर आहे. मग आपण इथे तेच केलं, फक्त याच्यात असं आहे बेटा, इथे लिमिट टाकली ना आपण. कधी कधी काय होते, हे व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, जब आपको लिमिट्स आर नॉट गिवन, एंड ऑन द अदर हैंड बेटा जब आपको जनरल क्वेश्चन में आपको इक्वेशन निकालना है, पर अभी क्या होता है इसमें जब लिमिट देगा तब बेटा चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो इसके लिए सेम फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आपल्याकडे दुसरे कोणते फॉर्म्युले नाही आहे, तेच फॉर्म्युले जे आपल्याला यूज करायचे, ठीक है. हाँ, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन ऑल ऑफ यू. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर इट ऑल ऑफ यू. देखो लैम्बडा क्यूब बाय 6, ये उसका आंसर. चलो एग्जांपल नेक्स्ट, जहां पे बोला है पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन. अभी एक्सेलरेशन काय पे डिपेंड है? पोजीशन पे. अब देखो अभी एक्सेलरेशन ने अपना डिपेंडेंसी चेंज किया. द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ट्रेवलिंग अलोंग द एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन एज a इक्वल टू 16x. अब पिछले इसमें काय पे डिपेंड था? टाइम पे. अब काय पे है? x पे. एट टाइम t इक्वल टू 0. हाँ अब देखो बेटा, आता लक्ष दो, यहाँ पे उसने सारे इनिशियल पैरामीटर्स दिए, कहां से लेके क्या लेना है पूरा. तो तब बेटा अपने को क्या डालना पड़ेगा? लिमिट्स डालनी पड़ेगी और उस हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. चलो तो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आपको ये दिख रहा है कि a इज इक्वल टू क्या है बेटा? 16x. एट टाइम t इक्वल टू 0 इट इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0. ये समझा क्या? मतलब जब टाइम t इक्वल टू क्या है? 0, तो लोकेशन पोजीशन क्या है? x इज इक्वल टू 1 मीटर. और तब वेलोसिटी कितनी है? एंड इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. मतलब दीज आर ऑल विच पैरामीटर्स गिवन? इनिशियल वैल्यूज दिए बेटा, ठीक है. आपको क्या बोला? फाइंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब आपको पोजीशन निकालनी है. दूसरा आपको निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है. और थर्ड निकालना है प्लॉट वेलोसिटी वर्सेस. अच्छा ये ग्राफ भी निकालना. अब ग्राफ कब बनता है? तब कौन सा फंक्शन है उसके हिसाब से. क्या मैंने आपको बताया है कि लीनियर नॉन लीनियर ग्राफ होते हैं? लीनियर कौन सा होता है? कैन यू टेल मी इक्वेशन ऑफ लीनियर ग्राफ? x प्लस बी वाई प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है. दूसरा होता है नॉन लीनियर ग्राफ. नॉन लीनियर में कौन से होते हैं? पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, एक्सपोनेंशियल, साइन एंड कॉस, ठीक है. ये जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया है ग्राफ का, जो ये ग्राफ होते हैं, अब आपको देखना पड़ेगा फंक्शन कौन सा बन रहा है, विच फंक्शन इज फॉर्मुलेटिंग हियर, और जो फंक्शन बनेगा उसके हिसाब से आप क्या बना लोगे? ग्राफ बना लोगे, ठीक है. चलो शुरू करते हैं अब यहाँ पे. पर पहले मुझे बताओ कि a इज इक्वल टू क्या दिया है? तो सर a इज इक्वल टू 16x दिया है.
कैन आई यूज दिस फॉर्मूला जो मैंने पिछली बार यूज किए थे? अभी टाइम वाला फॉर्मूला यूज होगा क्या यहाँ पे? नहीं यूज होगा। कैसे करेंगे फिर? यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, v टाइम्स dv बाय dx। बेटा कौन वेरिएबल है उसके हिसाब से डिसीजन लेना है अपने को, यस और नो, है कि नहीं? जो वेरिएबल है त्याच्या हिशोबाने डिसीजन घ्यावं लागेल। तो यहाँ पे डिसीजन किसके हिसाब से लेंगे? x के हिसाब से जो वेरिएबल है। तो अब देखो यहाँ पे 16 इंटू एक्स लिखेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो नाउ v टाइम्स dv क्या होगा बेटा? सर v टाइम्स dv इक्वल टू 16x इंटू dx। 16x इंटू क्या होगा? dx होगा। नाउ विल हैव टू इंटीग्रेट इट अगेन। क्या बेटा हमें इसको इंटीग्रेट करना चाहिए? यस, करना ही पड़ेगा। अब लिमिट्स बताओ क्या करेंगे? एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम की तो यहाँ पे बात नहीं है। इट इज लोकेटेड x इज इक्वल टू 1। किसको किसको? 0 टू 1? x कहां से कहां वेरी होगा और v कहां से कहां, कौन बताएगा? अच्छा, 0 किसने बताया? वेलोसिटी 0 है, ये किसने बताया यहाँ पे? जब टाइम 0 था तब इट इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 1। पोजीशन 1 पे है, 0 पे नहीं है। और वेलोसिटी 4 पे है, 0 पे नहीं है। इसका मतलब इनिशियल, ये इनिशियल पैरामीटर t इक्वल टू 0, x1 आणि u4। आता याच्या पुढे आपल्याला जायचं, इसके आगे बढ़ना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? तो सर हमें देखना है कि जब t, कभी भी जब स्टॉप वॉच शुरू करते हैं तो टाइम क्या रहता है? 0। 0 पे पोजीशन कहां थी? 1 थी। अब उसके बाद तो उसके आगे रहेगी। इसका मतलब हमें यहाँ पे पोजीशन देनी पड़ेगी 1 से लेके x तक। ये देखो, शुरू 1 से हुआ, खत्म कहां पे होगा पता नहीं, वो तो डिपेंड है। इसलिए कहां से कहा दी? 1 से x तक। समजलं का बेटा? यस और नो? ठीक है। आणि जर का मी तुम्हाला म्हटलं वेलोसिटी, हाँ यस, नाउ वेलोसिटी विल बी 4 टू v। समझा लिमिट्स की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर रेंज में, अगर यहाँ पे वो बोलेगा कि भाई यू कोई अलग वैल्यू थी तो वो भी करना पड़ता अपने। समझ लो निशान? ठीक है, चलो तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या आएगा? v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 बेटा, इंटीग्रेशन 4 से लेके v तक, दैट इज इक्वल टू 16 कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आएगी 1 से लेके x तक। समझ में आया? अब बेटा आप मुझे ये सवाल पूछ सकते हो कि सर इंटीग्रेशन में हमने देखो शुरुआत में जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें c लिखा था, प्लस c, तो ये क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? हाँ, कांस्टेंट कब डालते हैं? जब लिमिट्स नहीं देती। हम कांस्टेंट कब डालते हैं? जब लिमिट्स नहीं देते। अभी यहाँ पे क्या दी है? लिमिट्स। तुम्हाला आठवत असेल डेफिनेट इंटीग्रेशन मध्ये कांस्टेंट टाकला नहीं, हमने डेफिनेट में कांस्टेंट डाला नहीं है। इतना क्लियर हो गया? इनडेफिनेट में डाला है जहां पे लिमिट्स नहीं है, देख सकते बेटा आप। चलो तो अब यहाँ पे 1/2, 2 कैंसिल हो गए यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे अपर लिमिट कौन सी आएगी? v स्क्वायर माइनस 16 बराबर है, ये लिमिट डाली, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, दैट इज इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। इज इट राइट ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो फिर अपने पास क्या आंसर आ गया? v स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16। क्या तुमको दिख रहा है? 16 16 कैंसिल हो गया, तो सर v स्क्वायर क्या आ गया? 16x स्क्वायर। तो अब बेटा v की वैल्यू क्या आएगी? सर v आएगा प्लस माइनस 4x, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब निकलेगा तो प्लस भी वैल्यू आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। समझ लगा? यस और नो? अब आप मुझे बताओ प्लस लो कि माइनस लो? क्यों अच्छा लगता सर? हाँ हाँ, मुझे एक बात बताओ। हाँ हाँ, ये बात t0 ला x का है 1 है, ठीक है, u का है 4 है, पॉजिटिव है।
तो यहाँ पे जब मैंने x इज इक्वल टू 1 डाला बेटा, तो v u क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, पर अगर मैं निगेटिव लूंगा तो वो माइनस आएगा, समझ में आ गया? इसीलिए आई कैन नॉट गो फॉर नेगेटिव साइन, आई विल गो फॉर पॉजिटिव साइन, और इसलिए बेटा v कितना आएगा, 4x आएगा. पहले एवढा समजला का सांगा? क्या ये बहुत मुश्किल सवाल है? सिंपल है बेटा, ये टाइम डिपेंडेंट वाले या पोजीशन डिपेंडेंट वाले, कोई बड़ी बात नहीं है. चलो, तो अब बेटा उसने क्या पूछा अपने को, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? v इक्वल टू मेरे पास 4x आ गया, कैन, हाँ हाँ सांगा, कैन आई गो फॉर दिस सिचुएशन जहां पे v को मैं dx by dt लिख सकता हूं, यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पे इसको dx by dt लिखूं, क्योंकि उसके सिवा मेरे पास दूसरा फॉर्मूला नहीं है अभी, आई डोंट हैव एनी अदर फॉर्मूला. समझे थे बेटा क्या शुरू है, यस और नो? और जो हम रेगुलर पढ़ते वो शुरू यहाँ पे भी दिखेगा तो कोई फायदा होगा नहीं, अलग नाम का काम चल रहा है इधर, ठीक है? तो dx by dt इज इक्वल टू क्या होगा, 4x. dx by dt इज इक्वल टू क्या होगा, 4x. क्या इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हो आप? चलो ट्राई करो, पहले इतना लिख लो बेटा, और x की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ कितनी आती है. यहां मजा आएंगी थोड़ी सी कैलकुलेशन में. लवकर. नो, डोंट राइट क्वेश्चन, ओनली आंसर. तुम्हाला हे पाठवेल ना मी, लगेच पाठवतो ना. ये विथ आन्सर येणार आहे तुम्हाला, फक्त तुम्हाला इथे अटेम्प्ट करायचं आहे कॅल्क्युलेशन. समजलं बेटा? 2t² 2t² x काढायचा आहे, निकालो जल्दी. बेटा इधर x है, इधर x है, उसके साथ क्या किया वो देखना पड़ेगा अपने को. क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ आंसर देखो. क्वेश्चन है तुम्हाला पाठवणार आहे मी ऍज इट इज, विथ आन्सर आहे, फक्त कॅल्क्युलेशन करा. लिमिट दिलेली आहे ती टाकावं लागेल, लिमिट जो दी है वो डालनी पड़ेगी. चलो देखते हैं बेटा इधर, ऑल ऑफ यू इधर देखो. अभी आपको अपने बुक में क्या लिखना है, क्या कैलकुलेशन देखना है, जो यहाँ पे हम कर रहे हैं वो इतना बेटा. रिकॉर्डिंग में ये मतलब ये जो है पीपीटी दैट आई विल गोइंग टू फॉरवर्ड, तो उसमें से आप देख लेना, कर लेना तब. लेकिन अभी उसमें राइटिंग में अपन टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस ये तो अभी शुरुआत है बेटा, आगे अपने को बढ़ना है, ठीक है? चलो, तो कैन आई राइट लाइक दिस. देखो अभी वेरिएबल इधर x है, तो x बेटा इधर आएगा, वेरिएबल सेपरेट करने पड़ेंगे. तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन, dx अपॉन x इज इक्वल टू 4 टाइम्स dt. बरोबर, लक्ष दे, यस और नो?
ठीक है, चलो अब x कहां से कहां वेरी होने को बोला है उसने, सर x वेरी हो रहा है 1 से लेके आगे, तो आई कैन गो फॉर 1 से लेके x। और टाइम कहां से कहां वेरी होगा, सर टाइम उसने 0 से लेके t तक। क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x। बाप रे बाप, log x क्या है बेटा, log x। क्या उसको मैं नेचुरल लॉग भी बोल सकता हूँ, log टू द बेस e होता है तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग लोअर लिमिट टू कहां बेटा, अपर लिमिट, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स dt का इंटीग्रेशन t। यस और नो, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। क्या ये सबको क्लियर हो गया, बरोबर झालं। मग आता आपण अपर लिमिट टाकू, नॅचरल लॉग ऑफ x माइनस नॅचरल लॉग ऑफ 1। क्लियर बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स t। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1, 0। अरे वाह, किती हुशार झाले, तर हे आता तुम्हाला 0 झालं, तर व्हाट इज द आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 4t। नेचुरल लॉग को ही लॉग टू द बेस क्या बोलते हैं, e, दैट इज इक्वल टू 4t। तो x क्या आएगा, e रेज टू पावर 4t। ये आ गया बेटा पोजीशन का इक्वेशन, x इज इक्वल टू e टू द पावर 4t। समझ ना लगा, कौन सा फंक्शन आया, एक्सपोनेंशियल। तो आई थिंक यू रिमेम्बर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, यस और नो। तो मैंने जो बताया आपको वो बिल्कुल यहाँ पे उसमें से ही आएगा, वो जो बेसिक फंडामेंटल हमने पक्का किया है बेटा, उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जिसका वो बेसिक अच्छा है वो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसानी से करेगा। आता आता मला सांगा, आता आपल्याला कोणता आन्सर भेटला, विच आन्सर वी गॉट, सेकंड भेटलं, फर्स्ट भेटलं, की आपल्याला माहित नाही सर काय भेटलं। अभी सिर्फ और सिर्फ पहला हुआ है, पहला हुआ है बेटा अपना पोजीशन। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ क्या हुआ है, टाइम हुआ है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या तुमको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिख रहा है, यस। अब उसने और क्या पूछा है, सर उसने पूछा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। तो कैसे करेंगे, अब कौन बताएगा, बताओ। डीवी बाय dt कुठून आलं ते, dx बाय dt, कसं, x को dx बाय dt कैसे लिखेंगे, बताओ। कसं कसं, अबे जर अगर v रहता तो v को क्या लिखा, dx बाय dt, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है। x को dx बाय dt कैसे लिखेंगे, x को dx बाय dt करना मतलब क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, टाइम। तो अगर मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लूंगा तो dx बाय dt क्या आएगा, e टू द पावर 4t इंटू, आता आली का मजा, समझ लगा तुम्हाला। आणि आता dx बाय dt काय होते, v। तो यहाँ पे वेलोसिटी का आ गया आंसर 4 टाइम्स e टू द पावर, ये आ गया v। क्या ये तुमको क्लियर हो रहा है बेटा, यस और नो। अब अगर ये क्लियर हो गया तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आ गया। कौन सा आ गया बेटा, व्हाट अबाउट थर्ड, ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे टाइम वर्सेस क्या लूंगा बेटा, वेलोसिटी, तो आप याद करो एक्सपोनेंशियल का कैसे आता है। और अब आप मुझे बताओ कि जब टाइम 0 होगा e टू द पावर 0 क्या होता है, 1, e टू द पावर 0 1, मतलब जब टाइम 0 तो वेलोसिटी 4, टाइम 0 तो वेलोसिटी क्या होगी
4 होगी। समझ में आया कि नहीं? और फिर उससे वो बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इसीलिए बेटा नेचर कुछ इस तरह से आएगा। देखो द नेचर ऑफ द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। सर 4 से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पे टी की वैल्यू 0 डालने के बाद भी क्या होता है, 4 होता है। समझा? ये हो गया पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया बेटा। कोई बहुत मुश्किल है क्या? नहीं, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ओनली वी हैव टू थिंक अबाउट इट। इज्जत नहीं, उसको उसको पढ़ा था मैं एक आध दिन, है ना? भाग जाता हो नाही आपले चलो झालं का इकडे? क्लियर झालं? समजलं सगळ्यांना? येस और नो? ठीक है। ये तुम 11वीं में पढ़ रहे बेटा अभी, ये तुम काय में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं ये चीजें। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके 12th तक तो बेटा इसमें अपन बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? येस और नो? ठीक है। हाँ थांबा ना येते आता। ठीक है आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। देखो ये देखो ग्राफ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जास्त। A particle is moving with velocity v, देखो velocity dependent acceleration। अब ये बराबर देखो ये कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन आ गया, थर्ड टाइप का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सीलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन काय पे डिपेंड है? वेलोसिटी पे। पहला काय पे था? टाइम पे। दूसरा पोजीशन, अब वेलोसिटी। बस इसके बाद कुछ नहीं। समझ में आ गया? चलो तो क्या बोलता है ये, पहले तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा इसमें। क्या बनाना पड़ेगा? इक्वेशन। चलो a particle is moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड at time t equal to 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10। t equal to 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 10 है। at time t equal to 0 it enters a resisting मीडियम है। वो क्या है? वो मीडियम है। मैं भी सोच रहा था ये क्या आ गया इसमें। इट इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम। ठीक है वेयर इट्स रिटार्डेशन, अब ये क्या है? इसका मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन इज 5 टाइम्स इट्स वेलोसिटी। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स वेलोसिटी। कौन? हाँ 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 सांग सांग, अरे जे म्हटलं ते समजते ना, रीड कर। A particle is moving with velocity v equal to 10 meter per second at time t equal to 0 it enters a resisting medium where its retardation is 5 times its velocity। what is the equation then acceleration का? yes can we write a is equal to बेटा a equal to 5 times v। क्या ये लिख सकते हैं? ये नहीं लिख सकते, उसमें कुछ तो हाँ माइनस साइन, दैट इज करेक्ट। अब सही है, क्लियर हो गया? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 टाइम्स v। सगळ्यांना समजलं बेटा? यस और नो? अब ये इक्वेशन उसने दिया नहीं था, अब भी अपन ने बना लिया। समझलं? ठीक है आता काय म्हणते t इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, हाँ अब देखो उसने पैरामीटर दे दिए। t इक्वल टू 0 पे x कितना है बेटा? 10 मीटर है। वेलोसिटी तो उसने ऑलरेडी कितनी दी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब है x का t के फॉर्म में इक्वेशन निकालना है। राइट द फाइनल x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। ओके प्लॉट vt एंड xt ग्राफ। बहुत सारा करने को बोल दिया उसने। तो सर अभी अगर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -5t दिया है और मेरे पास ये इनिशियल पैरामीटर्स गिवन है, तो अभी अप्रोच क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हम आंसर निकाल सकें? डी बाई डी टी
dx by dt कैसे होगा? dx by dt ए है ना वहां पे, dv by dt, dv by dt अगर हम यूज करेंगे तो पोजीशन कैसे निकलेगी? We can go for one particular equation. Can we go for v dv by dx is equal to minus of 5v? वेलोसिटी से क्या निकलेगा? पोजीशन निकलेगी। समझ में आ गया? चलो लगाओ, ट्राई करो अभी, मस्त बैठे आराम से। एक्स बी, यहाँ पे बेटा पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टीम जर म्हटलेला आहे, वी वी कैंसिल हो जाएगा, -5 dx। v कहां से कहां होगा? जैसे मान लो 10 से लेके v तक, और पोजीशन कहां से कहां जाएगी? 10 से लेके x तक। सो व्हाट इज द इक्वेशन? v जो कहां से कहां जाएगा बेटा? 10 से v तक बराबर है बेटा, एंड दैट इज इक्वल टू -5 dx का क्या होगा? x। लिमिट जाएगी 10 से लेके x तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आएगा v माइनस 10 इज इक्वल टू -5 इन ब्रैकेट x माइनस 10। क्लियर हो गया? तो अब बेटा क्या हो गया? v माइनस 10 इज इक्वल टू -5x प्लस 50। सो वी गॉट द इक्वेशन v इज इक्वल टू क्या मिला बेटा? -5x प्लस 60। ये थोड़ा सा मुश्किल जाएगा बेटा अभी। सर मुश्किल क्यों जाएगा? क्योंकि अगर मेरे पास वेलोसिटी का ये अप्रोच हम यूज कर रहे हैं, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करके, तो अभी हमको यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? कैन वी राइट इट लाइक dx by dt? सो dx by dt इज इक्वल टू -5x प्लस 60। तो इसका मतलब ये होगा कि dx इज इक्वल टू, जस्ट वी आर थिंकिंग ऑन इट, ओके, dx इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? -5x प्लस 60 एंड दैट इज इक्वल टू dt। पर अपने को वीटी ग्राफ नहीं मिलेगा बेटा इससे, वी विल नॉट गेट वीटी ग्राफ। हम डायरेक्ट काय पे आ गए अभी? एंड व्हाट अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ? क्योंकि अपने को क्या पूछा है? प्लॉट वीटी ग्राफ ऑल्सो और एक्सटी ग्राफ ऑल्सो। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर लेंगे अभी नेचुरल लॉग से लगा के। तो अपने को कौन सा इक्वेशन आ गया? पोजीशन वाला। लेकिन वी हैव मिस दिस वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हम क्या करेंगे? ये वाला अप्रोच लगा के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है जब सिर्फ कौन सा ग्राफ मिला? 60 ग्राफ। तो बेटा अगर वीटी ग्राफ चाहिए तो अपने को यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे टाइम के हिसाब से इक्वेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा? टाइम के हिसाब से, मतलब v इक्वल टू dv बाई dt। देखो अभी ये अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन ये अप्रोच हमें सिर्फ पोजीशन टाइम निकाल के दे रहा है। दिख रहा है कि आपको ये? यस और नो?
when we talk about vt then it will take some time to calculate. तो अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा सोच के इफ आई राइट यहाँ पे dv by dt, क्या लिखता हूँ बेटा, dv by dt, तो एक बार vt ग्राफ भी मिलेगा और vt से xt ग्राफ भी मिलेगा, ठीक है, तो वी कैन गो फॉर इट। हम इसको थोड़ा सा vt ग्राफ से करते हैं dv by dt से, मतलब कैसे आएगा, dv by dt is equal to minus 5v, एवढा क्लियर झालं का? तो मग सर आता dv इक्वल टू काय येणार, सर dv इक्वल टू माइनस 5v dt, v को इधर लाना पड़ेगा, सो इट विल बी dv by v is equal to minus 5 dt। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, दैट इज करेक्ट, इंटीग्रेशन करेंगे तो v कहां से कहां होगा, 10 से लेके v तक, और बेटा टाइम कहां से कहां, 0 से लेके t तक। चलो अब इसको करके बताओ मेरा आंसर क्या आता है, लेट्स गो फॉर इट ऑल ऑफ यू। हो गया, किती आला, v is equal to e to the power minus 5t। काही समोर काही आलं नाही बेटा, समोर बघा काही येते का, लेट्स ट्राय टू फाइंड आउट। 10 times e to the power minus 5t, चेक करो बेटा, ये ऐसे सॉल्व किया अभी अपन ने, भाई तो नहीं आला करे, साहिल नहीं नहीं साहिल नहीं, पीयूष, मुग्धाने ट्रिप कॅन्सल केली, उद्या चालला, हे आता है ना, झाला का सॉल्व है। चलो यहाँ पे देखते हैं बेटा, 1 by v का इंटीग्रेशन क्या होगा, नेचुरल लॉग ऑफ v, इज इट क्लियर, और यहाँ पे 10 से लेके v तक, दैट इज इक्वल टू माइनस 5 टाइम्स dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t 0 से लेके t तक, बेटा ये क्लियर हुआ। अपर लिमिट नेचुरल लॉग v माइनस नेचुरल लॉग 10, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 5 टाइम्स t, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। हाँ यस सर, अब देखो log a माइनस log b, log a by b, मतलब सर नेचुरल लॉग ऑफ v अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 5t। अब बेटा ये नेचुरल लॉग है, मतलब लॉग टू द बेस क्या है, e उधर जाएगा तो क्या होगा, v by 10 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 5t। अब आ गया बेटा अपना t का इक्वेशन जो अपने को पूछा था, तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या आ गया, 10 e to the power minus 5t एक्सपोनेंशियल, और ये अपने को काम आएगा कौन से ग्राफ के लिए, vt ग्राफ के लिए, ये अपने को काय के लिए काम में आएगा, vt ग्राफ के लिए। सबको समझ में आया क्या बेटा, यस और नो, ठीक है क्लियर। तो अगर मैं इसका vt ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसा शेप आएगा बेटा vt ग्राफ का, who will going to tell me शेप कैसे आएगा। तो सर यहाँ पे जब t अपन 0 डालोगे तो v कितना आ रहा है, 10, तो बेटा ये तो पिछले जैसे काम हो गया, पिछले में 4 था, यहाँ पे कितना है 10, तो मतलब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा 10 से, सही है कि नहीं बताओ, यस और नो, क्लियर हो गया। अब बेटा मुझे xt ग्राफ बना के दो, तुम इक्वेशन बना के दो, चलो अभी, नाउ यू कैन गो फॉर इट ऑल ऑफ, फटाफट निकालो। अबे निगेटिव है ये, एक मिनट, ये कौन सा है बेटा, निगेटिव है, दैट इज करेक्ट, ये निगेटिव, पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव रहता तो क्या होते जाता, बढ़ते, लेकिन ये निगेटिव है बेटा, निगेटिव e टू द पावर इंफिनिटी क्या होता, 0, मतलब बेटा वो बेसिकली ग्राफ चालू तो 10 से ही होगा, वो सही है, लेकिन ये ऐसे जाएगा बेटा,
मैंने उल्टा क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे पिछले इसमें पोजीशन में क्या था, प्लस था, देखो है ना। यहाँ पे अभी क्या है, माइनस, माइनस होगा तो ग्राफ नीचे आना चाहिए बेटा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो वीटी ग्राफ ऐसा आना चाहिए, समझ लगा, ठीक है ओके। अब मुझे बताओ बेटा कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा। तो कैन वी गो फॉर वन थिंग हियर, कैसे क्या करेंगे अपन इसको, सर हम इसको वापस कर सकते हैं, v को dx बाई dt लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी डेरिवेटिव लेंगे तो वापस एक्सीलरेशन आएगा, तो अभी इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, म्हणजे v ला काय लिहू आपण, सर dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, 10 इंटू e टू द पावर माइनस 5t। क्या ये क्लियर हो गया। अब आप बेटा इसकी अपन क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस 5t इंटू क्या किया बेटा, dt। क्या ये क्लियर हो गया। तो सर अब पोजीशन कहां से कहां वेरी हो रही है, सर पोजीशन हो रही है 10 से लेके x तक, और टाइम हो रहा है 0 से लेके t तक। चलो dx का इंटीग्रेशन आएगा x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या होगा, x माइनस 10 इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस 5t अपॉन क्या आता है, माइनस 5, याद है क्या, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो e टू द पावर 2x अपॉन e टू द पावर माइनस 5 क्या आएगा, माइनस 5t अपॉन माइनस 5। ये माइनस है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 10, उधर जाएगा तो माइनस 2 टाइम्स e टू द पावर माइनस 5t। अब ये देखो बेटा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 e टू द पावर माइनस 5t। अब बताओ यहां तक ये पोजीशन क्लियर हुई क्या, इज देयर एनी डाउट टू एनीबॉडी, ठीक है। अब उसने सवाल क्या पूछा है बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन, सर पहला क्वेश्चन xt ग्राफ और x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, और क्या पूछा है xt ग्राफ। xt ग्राफ कैसे आएगा, सर xt ग्राफ की अगर हम बात करेंगे, इट इज x एंड t ग्राफ हो रहा है बेटा। अब जब e टू द पावर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, सर e टू द पावर 0 1 आता है, 1, और ये 2, 10 माइनस 2 कितना होगा, 8 होगा ना भाई, क्या होगा 8 होगा, ठीक है। तो पोजीशन कहां पे रहेगी, यहाँ पे 8 पे रहेगी, 0 पे। और जब ये इंफिनिटी रहेगा बेटा, जब ये इंफिनिटी पे जाएगा तो क्या होगा 0, और ये 0 होगा तो क्या रहेगा 10 रहेगा। एक मिनिट, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, हा 0 झाला तर फक्त काय राहील मग 10 राहील, म्हणजे ग्राफ 8 पासून कुठपर्यंत चालला 10 पर्यंत चालला, ग्राफ 8 पासून कुठपर्यंत चालला 10 पर्यंत। क्लियर हो गया। अब उसको कैसे प्लॉट करूं, तो सर कुछ इस तरह से जाएगा, वो इंफिनिटी पे जब जाएगा बेटा, सॉरी ये क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहा है ना, ये कम होगा बेटा, नहीं ये कम होगा तो ये बढ़ते जाएगा, यस ए बा लक्ष द्या, हे कम होणार आहे टाइमच्या हिशोबाने, ये वैल्यू क्या होगी कम होगी, लेकिन ये कम कम होते होते टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा, ये वैल्यू कम होगी, और ये 10 की वैल्यू क्या होगी फिर, तो पहले क्या था 8 था ना, 8 का क्या हो गया 10 हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ी बेटा, वैल्यू क्या हुई बढ़ी। तो व्हाट विल बी द आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट, ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये देखो इंफिनिटी तक किया इस तरह से, फाइनल वैल्यू कौन सी रहेगी 10 रहेगी। इन्फिनिटी जास्तीत जास्त कुठपर्यंत जाणार 10 पर्यंत, जब टी खूप व्हॅल्यू वाढली तो कुठपर्यंत जाणार 10 पर्यंत। क्लियर हुआ क्या, यस और नो, इज देयर एनी डाउट, समझ में आ गया। तो ये हमने जो थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है बेटा, ये कौन से लेवल का है, वो क्वेश्चन है जब आपको एक्सेलरेशन क्या पे डिपेंड है,
वेलोसिटी पे डिपेंड है, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सीलरेशन। इसको आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पता चाहिए, तब जाके बेटा प्रॉब्लम क्या होगा अच्छे से सॉल्व। तो ये पूरे 3 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमने पहले पार्ट में डिस्कस किए। और बेटा एक बात आपको बता दूं कि इसके कुछ और क्वेश्चंस है जो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। आता याची तुम्हाला काय करावं लागेल, प्रॅक्टिस करावं लागेल। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना। क्लियर झालं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, ये इंटीग्रेशन वाले थे। अब दूसरे आते हैं थोड़े से जनरल क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को। हाँ ये देख क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। यस, क्वेश्चन को रीड करेंगे ऑल ऑफ यू। A Rajput soldier sits on horse। देखो यहाँ पे मुगल दिख रहा है, सही बात है। अब थोड़ा सा पिक्चर को देखते हैं पहले। ये है वो क्या है उनके पास, तीर है। यस, तीर है तो वो मारेंगे और वो यहाँ से ऐसा उनको लगना चाहिए, ऐसा कुछ उसमें लिखा होगा। देखते हैं अपन। राजपूत सोल्जर सिट्स ऑन द हॉर्स नेक्स्ट टू द रिवर, अक्रॉस द रिवर देयर इज अ हिल एंड अटॉप द हिल इज अ फोर्ट्रेस। मतलब यहाँ पे एक बेटा क्या है, किला है। समझ में आ गया। ही सीज अ मुगल, चलो, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द किला, ठीक है। देयर इज अ फुल मून। फुल मून का मतलब पूरा चांद है, आधा नहीं है बेटा। सो ही कैन क्लियरली सी एनिमी। उनका ये कहना था, नहीं तो एक आधा ये बोल सकता है ना रात में कैसे के दिखेंगे सर, कुछ भी पता कर रहे क्या, हम क्या वहां पे क्या नाइट विजन था कि उस समय में। तो उन्होंने क्लियर कर दिया है क्वेश्चन में कि था करके, ठीक है। फुल मून है, सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। he clearly see the enemy। he angrily shoots an arrow at an angle 53 डिग्री। कितने डिग्री पे फेंक दिया, यस, एरो रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब बेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ देखो कुछ कहानी क्लियर हो रही है कि आपको। हॉरिजॉन्टल के साथ उन्होंने क्या किया बेटा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितने डिग्री पे फेंक दिया, 53 डिग्री पे फेंक दिया, ठीक है, रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल। द एरो हिट्स द मुगल आफ्टर 2 सेकंड फ्लाइट। कितने सेकंड बाद एरो हिट हुआ, 2 सेकंड। मतलब यहां से लेके यहां तक जाने को कितना समय लगा, 2 सेकंड लगा। The horizontal distance from Rajput to the Mughal is 30 मीटर। ये horizontal distance कितना है बेटा, 30 मीटर है। The arrow is 3 मीटर above the river when the Rajput shoots it। कितनी हाइट पर है, 3 मीटर, मतलब ग्राउंड पे नहीं है बेटा, हाइट पे है। Now the answer the question given below। अब बेटा ये देखने के बाद हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बेटा तुमको दिख रहा है कि कुछ इस तरह से ऐसा होगा करके, ये ऐसा कहीं तो भी हो सकता है। ये काय का प्रॉब्लम है पहले तो ये समझ, प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ ओके, यस सर। व्हाट इज द ओरिजिनल वेलोसिटी v बार ऑफ द एरो व्हेन राजपूत शूट्स इट। जब राजपूत ने उसको शूट किया तब बेटा ओरिजिनल वेलोसिटी मतलब कितने वेलोसिटी से फेंका गया होगा, ये आपको पूछा है। चलो निकालो अभी कैसे दिमाग लगा सकते हैं, ट्राई करो बेटा ऑल ऑफ यू, हाउ यू कैन थिंक अबाउट इट। सोच सकते हो बेटा आप। देखो प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट को याद रखना है। प्रोजेक्टाइल में हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई पार्टिकल कुछ इस तरह से बेटा मोशन कर रहा है, ये ऐसा जाके तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, 0 होता है, बराबर है कि नहीं। और एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या होता है, यूएक्स होता है, जो कि अपन लिख सकते हैं यू कॉस थीटा। कुछ इस तरह से दिमाग लगा के देखो, कुछ कर सकते हैं क्या अपन। पहले तो अपने को वेलोसिटी पूछी, ठीक है। तो अब ओरिजिनल वेलोसिटी मतलब जिससे ये फेंका, ये कैसे पता करेंगे।
क्या अपन दिमाग लगा सकते हैं? हाँ, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा के हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं. पण बेटा इनिशियल ये कोणती वेलोसिटी काढायला लावली आहे? इनिशियल. ओके, हाँ 53 डिग्री तो दिया तो है, सही बात है. हॉरिजॉन्टल कशी काढायची? हो, हाँ मग किती येते? वेरी गुड. मुझे बताओ हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी क्या रहती है? काय राहते? पूर्ण प्रोजेक्टाइल मध्ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो क्या रहती है? तो पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो ये पूरे रास्ते में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना बेटा. तो एक्स कंपोनेंट कहीं पे भी सेम आएगा. वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कहीं पे भी क्या आएगा? अब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अगर कहीं पे भी सेम आएगा तो आप ये मुझे बताओ कि कैन यू डू यू नो दैट we have this particular formula r equal to ux into t बेटा. yes or no? बिल्कुल सही बेटा. अब आप मुझे बताओ कि ये कितने टाइम तक निकला? ये 2 सेकेंड तक. और कितना मीटर चला? 30 मीटर. ठीक है, तो सर इसका मतलब अगर वेलोसिटी निकालनी रही तो r बाई टी करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो ये रेंज नहीं है बेटा. ये टोटल रेंज क्या होती है यहाँ से लेके नीचे जाने तक. तो ये रेंज नहीं है, लेकिन वी कैन फाइंड आउट इट टू बी अ डिस्टेंस जो कितना होगा 30. और टाइम कितना है बेटा? 2 सेकेंड. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? वेरी गुड बेटा. तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो आ गई वो कितनी आ गई? 15. एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया? 15. अब आप मुझे बताओ एक्स कंपोनेंट तो आ गया सर, चलो ठीक है, ये दिमाग तो हमने लगा दिया. लेकिन व्हाट अबाउट वाई कंपोनेंट? वाई तो बदलता है. कस काय? अच्छा, क्या तुमको एंगल दिया है? क्या तुमको एंगल दिया है? अगर मेरे पास ये वैल्यू है और ये कितना डिग्री है बेटा? 53 डिग्री है. कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू? 10 का ऐसे 10. हाँ, 10 53 इज इक्वल टू अपोजिट. अपोजिट कौन है? यू आई. एडजेसेंट कौन है? यू एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू आई? यू एक्स 10 53 बेटा बराबर है. क्या ये क्लियर हो गया? अरे हो कि नहीं? तो मग आता बेटा यूएक्स किती है सर? 15 and 10 53. 10 53 4/3. अगर ये 4/3 आ गया तो यू आई कितना आ गया? 20. देखो बेटा, देखो अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. क्वेश्चन को अप्रोच आपको मतलब करना तो वही है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा. यस और नो? तो अगर बेटा अपन यहाँ पे यूएक्स 15 आ गया और यूआई 20 आ गया तो क्या लिखेंगे? कौन सा आंसर सही है? ये. यस यस यस. 15 ए कैप प्लस 20 जे कैप. क्या ये क्लियर हुआ? बताओ बेटा. जानबूझ के बहुत ज्यादा फैंसी आइटम दे दिया इसमें, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है. यस और नो? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द हाइट ऑफ मुगल अबाउट द रिवर? मतलब मुगल कितने हाइट पे होंगे? हाउ विल यू गोइंग टू कैलकुलेट इट? हाउ टू कैलकुलेट द हाइट इन दैट केस? थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल कौन सा है? देखो अपने पास 3 है बेटा. v इक्वल टू u प्लस ए टी. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस s. क्या इसमें से कुछ लगा के हम काम कर सकते हैं? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर
plus twice it. But how to calculate v now? आपको अपने को ये पूछा है कि इसकी हाइट कैसे निकालेंगे. अच्छा, ये तो सही बात है ना कि 3 मीटर वो पहले उठे हैं, 3 मीटर उठे हैं, अपने को उसके ऊपर का देखना है कि कितना आता है. That we have to calculate. Then the answer would be like कैसे आता है ये देखना पड़ेगा. हाँ 20. हो ना, सांगा ना कोणता लावला. What is the formula? THR. Do you remember we have formula THR? बेटा we have THR. UI by G याद करो 2 times UX into नहीं हाँ बेटा हमने जो लिखा है वो लिखते हैं अपन इधर UI by G जो अपना तरीका है 2 स्क्वायर UX. तो हाइट का क्या होगा UI स्क्वायर अपॉन ट्राई मारो इससे 20 आला 20 आला यानी 20 प्लस कितना है ये 3. तो 20 प्लस 3 कितना हो गया 23. दैट इज करेक्ट. सोचना पड़ेगा बेटा अपने को, उस हिसाब से काम करना पड़ेगा. समझ लगी नहीं सुशांत? अभी एडवांस का क्वेश्चन आया नहीं है फिलहाल, ये जनरल क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो बेटा आपको दिखेगा व्हाट इज द फ्लाइट डायरेक्शन ऑफ एरो एट द इंस्टेंट इट स्ट्राइक्स द मुगल. दैट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द कितना एंगल होगा ये पूछा गया है. आता मला सांगा जर का हाईट 20 आली आहे मॅक्सिमम हाईटवर कोणता कंपोनेंट असते. हाँ मैक्सिमम हाइटवर अबे at the top we have y component to be 0. we have only which component x. और अगर बेटा x कंपोनेंट होगा तो बेटा तो हमारे पास वर्टिकल के साथ तो कोई एंगल ही नहीं है, डायरेक्ट पूरा काय के साथ है हॉरिजॉन्टल. क्योंकि टॉप पे वेलोसिटी कुछ इस तरह से रहेगी और वेलोसिटी ऐसी रहेगी तो एंगल कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 0. विथ हॉरिजॉन्टल पूछा है तो कितना आएगा बेटा 0. क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ लगी नहीं? तो बेटा क्वेश्चन की बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. ये क्वेश्चन कौन सा है नॉर्मल है. सगळ्यांना समझ लगा? कोणाला की डाउट याच्यात? क्लियर झालं बेटा? ठीक है. तो हम थोड़े से माइंडसेट को डेवलप कर रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना उस हिसाब से. क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है चलो ये हो गया अपना फोर्थ. हाँ ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीटेड नियर अबाउट 1.5 घंटे में, 1 घंटा 20 मिनट 4 क्वेश्चन हुए. ठीक है चला बेटा पुढे जाऊ. ये पाठवून दिल ना मी, लोड नका घेऊ. यहाँ पे अपने को क्या डेवलप करनी है मेंटालिटी कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, उसी को अपने को यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है. उसकी मेंटालिटी अपन डेवलप कर रहे हैं. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन. ये है 2011 का एडवांस का क्वेश्चन. A train is moving along the straight line with a constant acceleration a. A boy standing in the train throws a ball
forward with the speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. The boy has to move forward by 1.15 meter inside the train to catch the ball back at the initial height. Find the acceleration of train in meter per second square. ट्रेन का एक्सेलरेशन हमें निकालना है बेटा. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन अगर हम बात करेंगे तो ट्रेन इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a. अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड. अच्छा बेटा एक चीज यहाँ पे अभी समझ लो जो मैं बताने जा रहा हूँ, और न्यूटन्स लॉ में भी ये क्लियर होता है. ठीक है, अभी फिलहाल अपन वहां तक नहीं पूछे हैं, इसलिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ जिसका यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सिचुएशन क्या है, एक ट्रेन है. क्या है बेटा, ट्रेन है. लक्ष्य दे, देयर इज अ ट्रेन, वी कैन से there is a train is moving along a straight line with a constant acceleration a. मतलब ये जा रही है कितने एक्सेलरेशन से, a से. तो कहना समझ ला, लक्ष्य आला बेटा. ठीक है, अ बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन, मतलब एक बॉय है जो कहां स्टैंड कर रहा है, ट्रेन के अंदर. थ्रोस अ बॉल फॉरवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. मतलब कुछ टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसा किया उसने, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, और एंगल कितना है बताओ, 60 डिग्री. एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री. इतना क्लियर हो गया विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये तो बेसिकली बेटा प्रोजेक्टाइल है. ये कौन सा है, प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, ओके. द बॉय हैज टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कॅच द बॉल बॅक एट द इनिशियल हाईट. म्हणजे बेटा हे पहा असं जाईल, हा इथे कुठेतरी येईल. मतलब बॉय को कितना चलना है आगे, 1.15 मीटर आगे चलना है टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट. तो अब एक्सेलरेशन पूछा है. क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है. सर ये पूरी दिक्कत हमें, मतलब ये क्वेश्चन तो अभी आराम से निकल सकता था जब ये ट्रेन नहीं रहती बेटा. अगर ये ट्रेन नहीं रहती तो अपने लिए काम हो सकता था. और हमको पता है कि एक्सेलरेशन, लक्ष्य दिया, हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है बेटा, हो काय असते, झिरो असते. वर्टिकलला काय असते, वर्टिकल को रहता है कांस्टेंट जो कि जी लगता है कहां पे, नीचे. और हॉरिजॉन्टल पे क्या रहता है बेटा, झिरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट. एवढं समजलं सगळ्यांना. मग आता आपण जर का यांनी ट्रेन नसती दिली तो बेटा एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल पे क्या आता था, जीरो आता. क्या आता था बेटा, जीरो. समझ में आ गया. और अभी ट्रेन जा रही है, और ट्रेन के कारण सर अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ विल यू गोइंग टू सॉल्व दिस सिचुएशन. समझ में आ गया. तो अब बेटा मेरी बात अच्छे से सुनो जो मैं बताने जा रहा हूं. ट्रेन किस डायरेक्शन में है, ट्रेन किस डायरेक्शन में है, ट्रेन किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन. उसका वाई के साथ लेना देना है क्या, वाई के साथ लेना देना है, बिल्कुल भी नहीं है. तो वाई के साथ अगर हम बात करेंगे तो अपने को रेंज मिली है, मतलब ये 1.15 मीटर ये रेंज मिला है. कैन वी गो फॉर टाइम, कि कितना टाइम लगेगा उसको यहाँ टपकने को, कैन वी कैलकुलेट दैट टाइम, यस और नो. चलो ट्राई करो कैसे निकलता है, बताओ जल्दी. और फिर मैं आगे जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको समझ लेना है बेटा. टाइम नाही बेटा, कोणता फॉर्म्युला लावला, नहीं टाइम, टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का बराबर. हाँ फॉर्म्युला सांगा पाहिजे, मग लावा ना बरोबर. टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमारे पास है 2 टाइम्स यू आई अपॉन जी. तो 2 टाइम्स यू आई कितना है बेटा, सर यू
साइन 60 वन सेकंड. अरे वाह, किती छान आन्सर येऊन राहिले तुमचे. साइन 60 कितना आता है? हाँ, √3/2 और अपॉन बेटा टोटल 10 है ना. मग आता सांगा 10 क्या होगा, 2 क्या होगा, कैंसल. व्हाट इज द आंसर? लपक गए बेटा इधर ही अपन, है ना. तो अपने पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, टाइम ऑफ फ्लाइट √3. इसका मतलब बेटा उसने फेंकने के बाद कैच करने को कितना समय लगा? सर उसको कैच करने को लगा √3 सेकेंड. समझ में आ गया सबको? बराबर है बेटा? ये सर नो. अब क्या बोलता वो, क्या बोलता बताओ. सर एक्सेलरेशन पूछा. अब मेरी बात गौर से सुनना बेटा, जो अभी आपको आगे काम में आएगी. अब अगर आपको कभी भी ये, इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब मैं ग्राउंड पे हूं, मैं कहां पे हूं, ग्राउंड पे हूं, और ग्राउंड पे होने के कारण मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये पर्टिकुलर, ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व जब करते हैं तो हम जाके बैठेंगे ट्रेन के अंदर. कहीं में जाके बैठेंगे? ट्रेन के अंदर. और जब हम ट्रेन के अंदर जाके बैठेंगे तो आपको सिंपल एक कीमत उसकी चुकानी पड़ेगी जिसको अपन सूडो फोर्स कहते हैं. अभी फिलहाल तुमको पता नहीं, इसलिए तुम सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना. अगर ये ट्रेन का एक्सेलरेशन कहां पे है, आगे है, तो हम जब अंदर जाके बैठे तो ये ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लगेगा पीछे. बस इतना समझ लो. कितना लगेगा? पीछे. एक मैं तुमको एग्जांपल बताता. मैं और ट्रेन रुकिए, दोनों एक्सेलरेशन सेम रहेगा, फ्रेम सेम रहेगा. ये भागना शुरू कर दिया और उसके अंदर हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो अब ग्राउंड से मुझे वहां जाके बैठना है बेटा. कभी भी ध्यान में रखना, अगर मुझे को ग्राउंड से वहां जाके बैठना है तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट दिशा में मेरे को क्या देना पड़ेगा? एक्सेलरेशन देना पड़ेगा. सगळ्यांना समजलं का? अरे हो की नाही? येस और नो. म्हणजे तुम्ही याच्या पुढे लक्षात ठेवाल, याच्यावर मी आता न्यूटन्स लॉ जे आपण सुडो फोर्स येईल काही 2-4 दिवसात, तेव्हा मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेल कि ये कंसेप्ट है क्या. पर आप अभी फिलहाल अपने दिमाग में ये डाल दो कि इफ आई एम गोइंग टू एनालाइज एनी सिचुएशन इन द एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तब बेटा मुझे उसमें एक कीमत चुकानी पड़ती है अगर उसमें जाके बैठना है तो. और वो कीमत ये होती है कि उसके किस दिशा में एक्सेलरेशन लगेगा? अपोजिट दिशा में. बस वो बता दो. अब ये अपोजिट दिशा में लगा भी तो भी ये एक्स डायरेक्शन में है बेटा. ये कौन सा एक्सिस है? एक्स. वाई के साथ रिलेशन है क्या? नहीं. पर अब कहानी ये हो गई कि प्रोजेक्टाइल में एक्स के अलम भी क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया. तो विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई? क्या आपके पास ऑलरेडी रेंज पता है बेटा? तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो मैंने ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, निकाल चुका है. ये सर नो. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर डिस्प्लेसमेंट है 1.15. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? नहीं, इनिशियल एक्स का लाना पड़ेगा ना, और एक्सेलरेशन एक्स. तो क्या होगा बेटा? 10 cos 60. cos 60 कितनी होते? 1/2. मतलब क्या ये 5 हो गया? 5√3 क्लियर हो गया बेटा? येस और नो? आणि त्यानंतर एक्सेलरेशन कुठे लागत आहे? मागे. पार्टिकल समोर चालला, एक्सेलरेशन मागे. तर काय येणार? -1/2 a × 3. बेटा ये समझा क्या? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है. तो सर इसका मतलब 1.15 इज इक्वल टू 5√3 - 3a/2. मतलब सर 3a/2 इज इक्वल टू 5√3 - 1.15. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तब बेटा तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा. आता सर सॉल्व कसं करायचं आम्ही याला? बेटा मुझे बताओ, √3 कितना होता है? 1.414. 1.717. 1.7 ही डालो और चलो सॉल्व करके बताओ. 1.7 इंटू 5 माइनस करो, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड. जल्दी करो. सदमे में है बेटा, राहू द्या, जाऊ दे, सदम्यात आहे त्या.
तर नावात द्या. हा, मग हे सगळं सॉल्व करा, 2 ने मल्टिप्लाय करा, डिवाइड बाय 3 करा. 14 पॉइंट समथिंग येते, 14 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 आहे ना. हा हो बेटा, पूर्ण याला ना बरोबर काढलं तिने. कोणी? अधिश्रीनी. ए की वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग आती है, 9 अपॉन कुछ तो भी 3 बेटा, जो कि नियर अबाउट कितना जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नियर अबाउट कितने रेंज में जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चेक करो. बस बिल्कुल ठीक है. 4.9 के रेंज में जाता है, जो कि नियरली अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 लिख सकते हैं. तो ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा ऍडव्हान्स में. हे लिहावं लागेल आणि त्या रेंज मध्ये आन्सर आलं पाहिजे. जर इट इज डिविजिबल तब एग्जैक्ट आंसर मांगते वो, नहीं तो बेटा रेंज वाला आंसर मांग. क्लियर हो गया सगळ्यांना, समजला? यस और नो? ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया बेटा. ये 2011 का छोटा सा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है बेटा, याच्यातून एक गोष्ट आपण शिकलो, एक गोष्ट शिकलो. अगर कोई भागते हुए ऑब्जेक्ट में जाके अपने को कैलकुलेशन करने हैं, तो उसके अपोजिट दिशा में एक्सीलरेशन देके चुपचाप बैठ जाओ. समझ लगा? येस और नो? क्लियर हो गया? कोणाला काही डाऊट याच्यात? मी जर इकडे चाललोय आणि माझ्या म्हणजे क्या बोलते हैं, मेरे पास कोई डब्बा डुब्बा है, कुछ भी है, मतलब बड़ा वाला थोड़ा, वो दूसरा नहीं, तो बड़ा वाला जो डब्बा है, वो डब्बे में कैलकुलेशन करना है, तो मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? मुझे मेरा एक्सेलरेशन किस दिशा में देना है, अपोजिट, और उसके अंदर जाके बैठ जाना, और पूरा कॅल्क्युलेशन आराम से हो जाएगा. समजलं का बेटा? समजलं? म्हणजे याच्यात आणि आपल्यात काय फरक झाला सर? या ट्रेनला काय होतं, तो ये एक्सीलरेशन क्या है बेटा, वो एक्सीलरेशन की कीमत क्या है, अंदर जाके बैठना है तो अपोजिट में एक्सीलरेशन दे दो. समझला? क्लियर हो गया? ठीक है. आज का जो क्लास है बेटा, वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि चीजें कैसी है. अभी तुमने अभी पहले ही इतना भूत देख लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा ओवर द पीरियड. समझ ले कि नहीं तुम्हारा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा. ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सॉल्यूशन खूप आहे, फक्त कन्सेप्ट समजला पाहिजे. देखो नियरली कितना है बेटा उसमें, 5. चलो ये आ गया 14 का सवाल. ये है 2014 का क्वेश्चन, एडवांस का, देख सकते हो आप बेटा. तर झोपता आता मी, समर्थवंती घरीच झोपलो असतो बरं झालं असतं. ये क्वेश्चन कर लो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. पूरा परमानेंट पड़ेगा. A rocket is moving in a gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along positive x direction. सर ऐसा ही कोई ट्रेन जैसा, फक्त रॉकेट आहे, वो काही पण शकते, आणि त्याची व्हॅल्यू दिली आहे. उसकी आपको क्या दी है बेटा, वैल्यू दी है. सबको समझ में आ गया? ठीक है. along positive direction, a length of the chamber inside the rocket is 4 मीटर. मतलब ये जो चेंबर की लेंथ है वो कितनी है बेटा, 4 मीटर है. कितनी मीटर है, 4 मीटर. क्लियर हो गया? ठीक है. A ball is thrown from the left end of the chamber in positive x direction. यहां से बॉल को फेंका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड. 0.3 मीटर पर सेकेंड से बॉल को फेंक दिया रिलेटिव टू द रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में. At the same time, another ball is thrown in negative x direction with the speed of 0.2 मीटर पर सेकेंड. और इधर से भी फेंक दिया, देख रहे हैं दोनों, ये ऐसे फेंक दिए. हाँ, the time in seconds when the two balls will hit each other.
कब वो एकमेक को हिट करेंगे, टाइम निकालना पड़ेगा कि जब वो एकमेक को क्या करेंगे, हिट करेंगे। लगाओ दिमाग कैसे होगा। अब मैंने आपको थोड़ी सी हिंट देके रखी है बेटा। अब मैं तुमको अगर याद करेंगे, ये कितने ऑब्जेक्ट है, दो, और दो आ गए तो अपने दिमाग में एक कंसेप्ट आता है, रिलेटिव मोशन। कौन सा आता है बेटा, याद करो, रिलेटिव मोशन। और कल ही अपन ने इसके प्रॉब्लम किए और उधर अपन ने बहुत पहिले किए. दोन प्रोजेक्टाइल फेकायचे, आठवते का. दोन प्रोजेक्टाइल फेकायच्या प्रॉब्लेम मध्ये जब वो मीट करते हैं तब उसके लिए कौन सा कंपोनेंट काम आता है, एक्स कंपोनेंट, y इक्वल रहता है. सही हो गया. तो अब आप मुझे इतना बता दो सारे बच्चे कि कैन यू टेल मी, ये प्रॉब्लम का आंसर देखो कितने आसानी से निकलता है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम. अच्छा, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, लक्ष द्या इकडे. मला एक सांगा, तुम्हाला मी याच्या पहिले काय सांगितलं, जर का कोणती ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके अंदर जाके बैठना है तो क्या करना है, अपोजिट लगा देंगे. तो बेटा अगर मैं अंदर जाके बैठा, ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो, इस पे भी एक्सेलरेशन लगेगा, इस पे भी लगेगा, बराबर है. दोनों रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. मतलब ये कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन. याद करो बेटा, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन. और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, ऑल ऑफ यू, कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो याद करो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है. ये दोनों एक दिशा में, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव. मतलब क्या होगी, ऐड होगी. क्या होगी बेटा, ऐड. तो सर टाइम इक्वल टू क्या आएगा, 0 पॉइंट, टोटल डिस्टेंस कितना है 4 और वेलोसिटी कितनी आएगी 0.5. व्हाट इज द आंसर, 8 सेकेंड. क्वेश्चन देखो कैसा है, आंसर देखो कैसा है. ये इतना आसान क्यों गया, क्योंकि दो फेंके उसने ऑब्जेक्ट. एक फेंकता तो रिलेटिव नहीं लगा सकते ना, समझो ना लगा. पर ये जिसने अटेम्प्ट मारा है और आंसर लिखा है उसको भी JEE एडवांस वालों ने राइट दिया है. लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात उसमें एक और है, उसका आंसर दूसरा भी है. दोनों ऑप्शन है. ये थोड़ा सा नॉन टेक्निकल तरीका हो गया, मतलब नॉन सोचने वाला. अपने को फॉर्मूले में वैल्यू डाल के अपन ने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर निकाल के हमको पता चल गया कि कितना सेकंड आ गया, 8 सेकंड. लेकिन थोड़ा सा एक सोचो, थोड़ी सी एक बात सोचो. कौन सी सर, 0.3 मीटर पर सेकंड है. कितना सेकंड है, 0.3 मीटर पर सेकंड. आप ये बताओ 8 सेकंड में ये कहीं ना कहीं इधर आके ऐसे कहीं ना कहीं धड़केंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. लेकिन हम अगर थोड़ा सा उसको लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेटा ये यहां से लेके वापस आने को, बराबर सोचो, यहां से लेके ऐसा वापस आने को, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो. समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो. और जब आप इसमें बेटा क्या लगाओगे, इक्वेशन लगाओगे, मतलब कौन सा, अब आप बताओ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². बेटा s कितना है तो जीरो, u कितना है बेटा 0.3, t तुम्हारे पास है 8, नहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो. हाँ डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट अपन देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है उसमें. 0.3 इंटू 8, 2.4 आ रहा है बेटा. एक्सीलरेशन की बात करेंगे, मतलब मेरे को ये कहना है अभी कि 8 सेकंड में नहीं, क्या ये वापस यहाँ पे चिपक जा रहा है, पहले ही आके वो चिपक जाता है उसमें. तो वो केस में अपन क्या करते हैं बेटा, तब यहां से लेके यहां तक आने वाला टाइम निकालना पड़ेगा. तब वहां से लेके यहाँ, क्योंकि 8 सेकंड के अंदर वो वापस यहां से लेके यहां तक आता है. बात समझ में आ रही है आपको. तो तब वो केस में आंसर बेटा कुछ तो भी शायद मेरे हिसाब से 2 सेकंड आता है. कितना आता है, 2 सेकंड, 2 सेकंड या समथिंग. 1 मिनट में देख लेता हूँ. लेकिन वो केस में आंसर आता है, 1 मिनट देखते हैं. देखो ये 8 आ गया पहला, ये पहला अप्रोच है बहुत सिंपल. और हाँ ये 8 है. अज्यूमिंग कौन सा चेंबर, ओपन चेंबर, मतलब अपने को यहाँ पे कोई लोड नहीं लेना है. लेकिन जब बेटा अपन यहाँ पे ये समझ लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन, तब आपको ये दिखेगा कि 0.22 कुछ तो भी मीटर पे वो वापस आ रहा है.
तो इसका मतलब ये हो गया 8 सेकंड में, तो ये तो यहाँ पे चिपक जा रहा है ऐसे। तो वो केस में बेटा क्या करते हैं अपन, ये यहां से लेके यहां तक आने को कितना समय लगता है वो निकालते हैं, जो कि S इक्वल टू यूबीटी प्लस क्या होता है, हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब यूबी कितना है बेटा 0.2, हाफ ऑफ 2 इंटू टी स्क्वायर, तो तब बेटा नियरली आंसर कितना आता है 2 सेकेंड। तो दोनों को आंसर सही दिया है, पर मेरा ये कहना है अगर ये नहीं समझा होगा तो जाने दो, 8 सेकेंड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, बस वो लगा के आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हे इथून इथे 4 आहे ना, एवढा 4 मीटर आहे ना, हे इथून इथे चालायचं चेंबरची जो लेंथ है वो कितनी है बेटा टोटल 4 मीटर, तो उस हिसाब से आया बेटा। क्लियर झालं का सगळ्यांना? हा, पहिल्या केस मध्ये दोन ऑब्जेक्ट होते ना, रिलेटिव्ह लावलं ना, रिलेटिव्ह मध्ये काय येते, दोघांचं एक्सेलरेशन 0, आणि 0 अगर एक्सेलरेशन असलं तर काय होते, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। तो वो कंसेप्ट लगा के हमें 11, क्या पेपर वगैरह है कभी? अच्छा अच्छा, हम्म चलो ये क्लिअर हुआ क्या बेटा, एवढं सगळ्यांना समजलं? तर तुम्हाला सध्याच्या केसमध्ये जर का तुम्हाला हा अप्रोच नाही क्लिअर झाला तर बेटा तुम्ही हा वाला अप्रोच अप्लाय करू शकता, दॅट इज सिंपल, अँड देन यू कॅन फाइंड आउट द आन्सर। किती आलं 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नाही सॉरी 8 सेकंड पाहिजे इथे, टाइम किती आला 8 सेकंड। क्लियर झाला का? क्लियर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, 10-5 मिनट का यहाँ पे लेते ब्रेक। और अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं, 5 हुए हैं, और 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है, देखते हैं अपन कितने कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है।